अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक अलग सी वीडियो के साथ। मोस्टली हमारा जो इंटरेक्शन है वो वीकली वीडियोस की तरह का रहता है, बट चांद ग्रहण होने वाला है, सो मैंने सोचा उसके बारे में जो तफसील एज एस्ट्रोलॉजर मेरी ड्यूटी है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अमूमी तौर पर आजकल जो आपको एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं उनकी खबरें ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स ही देते हैं। दीगर इदारे जो दे सकते थे वो ये खबरें नहीं देते। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स ये खबर देते हैं, लेकिन वो भी उस दिन देते हैं जिस दिन ग्रहण होना हो। बट 15-20 दिन पहले जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में रिपोर्ट दे रहे हैं वो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स हैं, दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर्स, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए आपकी खिदमत में जो ये ग्रहण, चांद ग्रहण होने वाला है, इसकी तफसील, इसके जो इम्पैक्ट्स हैं लाइफ पर, उसकी कुछ बात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। चांद ग्रहण 19 नवंबर को होगा, जुम्मे के दिन पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान में डे टाइम में होगा। जो भी फल्की इसरार या फल्की चेंजेस आती हैं, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आते हैं, डे टाइम में वो नज़र नहीं आया करते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्रहण पाकिस्तान में दिखेगा नहीं। ये पाकिस्तान में तकरीबन 12 बज के कुछ मिनट्स पर शुरू होगा, लेकिन ये दुनिया में शुरू हो चुका होगा 11:02 पर। तो दुनिया में शुरू हो चुका होगा, पाकिस्तान कई बारी अगर पाकिस्तान में वो ग्रहण का टाइम नोट किया जाए तो 12:03 तकरीबन बनते। इसका जो अरूज है, जब ये जितना इसने मैक्सिमम लगना था, ये पार्शल ग्रहण है, फुल ग्रहण नहीं है। चांद पूरा होगा एट दैट डे, फुल मून होगा, पर चांद पूरे को ग्रहण पूरा नहीं लगेगा, उसके कुछ हिस्से पर ग्रहण आएगा, बाकी हिस्से आज़ाद रहेंगे, इसलिए भी ये ग्रहण सख्त नहीं है। दूसरा ये कि ये 6 घंटे का ग्रहण है। अरूज का नुक्ता 2:05 या 6 तकरीबन अरूज का नुक्ता, जब मैक्सिमम लग चुका होगा उसके बाद फिर घटेगा ही, फिर उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, और तकरीबन शाम में 5:06 पर ये फिनिश हो जाएगा। पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, ये कोरिया में, साउथ कोरिया में नज़र आएगा, ऑस्ट्रेलिया में नज़र आएगा, ये न्यूजीलैंड में नज़र आएगा, ये चिली में, चाइना में, इन साइड्स पर नज़र आएगा। अब यहाँ पर दो लॉजिक्स हैं, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने ओपिनियन को आप पर इम्पोज कर रहा हूँ। आप जो भी अपनी रिसर्चेस के मुताबिक समझना चाहें वो ज़रूर समझें। एज़ यू नो, बीइंग अ मुस्लिम, जब ग्रहण होता है हम लोग नमाज आयत पढ़ते हैं, नमाज कुसूफ, नमाज खुसूफ, और ये मैंने अख़ज़ किया। उलमा कराम ने भी बाद में हमारी वीडियोज़ या अदरवाइज़ जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स मार्केट में नज़र आ रहे थे, अवाम के तक उनकी पहुंच, उन्होंने फिर उस पर राय दी। कुछ मसाजिद में इनकी नमाज बाकायदा नमाज कुसूफ पढ़ाई भी गई। इससे पहले हमें सुनने को मिला नहीं था कभी कि नमाज कुसूफ पढ़ाई गई हो। हरम में होता था नमाज, जब चांद ग्रहण होता था तो पढ़ाई जाती थी। अब मेरा कहना क्या था, जो मैं तफसील बयान करना चाह रहा हूँ, वो ये कि जब भी चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, उन्होंने नमाज ज़रूर पढ़ी, और ये साबित है हदीस से, इवेंट से, और उलमा कराम ने भी, और मेरी अच्छे जय्यद उलमा कराम से इस टॉपिक पर बात हुई, तो ये बताना तो तय हो गया कि उन्होंने देखा तो उन्होंने ज़रूर पढ़ी। तो इसका मतलब है कि जब भी देखा हर दफ़ा पढ़ी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ग्रहण हो रहा था लेकिन उन्होंने तर्क कर दी हो। तो इट मीन्स कि ये सुन्नत मौक़दा कहलाएगी, जो जब भी इवेंट आया उन्होंने पढ़ी तो मौक़दा कहलाई, मतलब हर दफ़ा परफॉर्म होने वाली। बट इसका जो दूसरा मसला इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से निकलता है वो ये कि जब भी देखा तब पढ़ी, जब नहीं देखा तो नहीं पढ़ी। नहीं देखा का मतलब उस एरिया में जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट दैट टाइम थे, मक्का या मदीना या कोई और एरिया, तो उधर ग्रहण नज़र नहीं आ रहा था, लिहाजा उन्होंने नहीं पढ़ी। अब तो ये साइंसेस की तरक्की है कि अगर अमेरिका में या चाइना में या कोरिया में भी ग्रहण नज़र आ रहा हो तो हमें पता चल जाता है, लेकिन रूल्स ऑफ इस्लामियात के मुताबिक क्योंकि वो हमारे यहाँ इवेंट हुआ ही नहीं, एंड तो फिर हम क्यों उसकी तरफ जाएं। सो ये मेरा एक ओपिनियन है। तो अगर पाकिस्तानी लोग नमाज कुसूफ नहीं पढ़ते और सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो दैट्स फाइन। एक बात, ये मसला था जो मैंने बयान कर दिया। एंड दूसरी मिसाल मैंने पिछली वीडियो में भी आपकी खिदमत में पेश की थी, और वो भी इसी से मुंसलिक है। जैसे चांद अगर लेट्स से सऊदी अरब में हो जाए तो ईद वहाँ हुई, ईद होती थी, चांद देखकर रुयत हिलाल कमेटी वाले ऐलान कर देते थे कि चांद हो गया है। तो बाई रूल्स, जो इस्लामियात के रूल्स हैं कि जिस दिन चांद दिखेगा अगले दिन सुबह ईद की नमाज़ पढ़ी जाएगी। तो उधर चांद दिख गया, उन्होंने ईद की नमाज़ पढ़ी।
इधर चाँद दिखा नहीं, लेट्स से पाकिस्तान में एक रात एक दिन के बाद होता है, बाय देयर स्पीड वो जब पाकिस्तान तक पहुंचता है तो एक दिन गुजर चुका होता है। तो दैट मीन्स कि अगले दिन चाँद दिखा तो अगले दिन ईद हुई। तो इसका वाज़े मतलब क्या हुआ कि जो फल्की तब्दीली आएगी, जो आसमान पर चाँद के नज़र आने की तब्दीली आएगी, तो हम पर इस्लामियात के कानून लागू होंगे। ईद अगर वहाँ दिखा, वहाँ ईद, ये इस्लामी कानून था, चाँद दिख जाए तो ईद पढ़ो, चाँद दिख जाए तो रोज़ा रखो, चाँद दिख जाए तो अगले जो भी उससे मुतल्लिका काम है वो करो। अब जब यहाँ पर दिखा तो यहाँ पर हमने काम किया। अब इसको चाँद ग्रहण पर लिख देखिए, चाँद ग्रहण यहाँ हुआ नहीं। जिस तरह ईद का चाँद नहीं हुआ था तो ईद नहीं पड़ी, अगर चाँद ग्रहण नहीं हुआ यहाँ पर तो फिर हम चाँद की नमाज भी, वो जो नमाज कसूफ़ या खसूफ़ है वो नहीं पढ़ेंगे। ये मेरा ज़ाती सा ओपिनियन है। मैं क्योंकि दीन के इल्म में बहुत अथॉरिटी नहीं रखता, तो ये मैंने एक क्वेश्चन रेज़ कर दिया या कुछ रिसर्च दे दी। अब जो लोग इस फील्ड से रिलेटेड हैं वो इस पर अपनी राय का इजहार ज़रूर करिए, अपनी वीडियोज़ में करिए, नीचे कमेंट्स में ज़िक्र करिए, या फिर जो भी आपकी फोरम्स हैं जहाँ पर इस मसले से रिलेटेड बात की जाए वो ज़रूर कर दें, ताकि ये भी आम हो जाए और इस उबहाम को भी ख़त्म किया जा सके। अब बीइंग अ प्रोफेशनल, ये सब वो बातें थी जो अदरवाइज़ रिसर्चेस हैं। अब साइंटिफिक या हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस की तरफ आते हैं। ये टॉरस हाउस में होने वाला ग्रहण है और पूरा चाँद था, पूरे चाँद को ग्रहण लगेगा, तो दैट मीन्स के पूरे चाँद के जो फ्यूल्स इस महीने रबीउस्सानी के महीने में हमें मुयस्सर आने थे वो मुयस्सर नहीं आएंगे। एंड एक और बात भी मैंने यहाँ पर बयान करनी थी कि जैसे जब भी कभी पूरा चाँद ग्रहण हो तो उसका इम्पैक्ट पूरी तरह ज़ात पर आ जाता है। जब आधा चाँद ग्रहण हो, पार्शल ग्रहण हो, पार्शल ग्रहण का मतलब है कि उसका कुछ हिस्सा फ्रेंडली बिहेव दे रहा है, कुछ हिस्सा नहीं दे रहा। तो जो कुछ हिस्सा दे रहा है और जो कुछ हिस्सा नहीं दे रहा वो आपस में ही काउंटर होकर या तो बैलेंस हो जाते हैं या लेस नेगेटिव होते हैं। तो एक पहलू ये हो गया। दूसरा पहलू ये है कि जब भी कभी चाँद ग्रहण हुआ करता है उस वक़्त सदक़ात या अल्लाह का ज़िक्र करना इसको काउंटर कर देता। तो ये उसका एक और पॉजिटिव पहलू है जिससे हम बच सकते। अब आखिरी बात, जब चाँद हुआ था रबीउस्सानी का तो वो मून इन स्कॉर्पियो था, तो इस महीने का आगाज़ भी बदरी रात जो थी वो भी कमज़ोर रही और फुल मून नाइट्स जो 19, 20 और 21 को रहेंगी ये भी कमज़ोर रहेंगी। तो इस दफ़ा जो इमोशनल फ्यूलिंग फ्रॉम द मून लाइट आती है वो थोड़ी कमज़ोर है फॉर फुल मंथ, सो यू हैव टू केयरफुल। अब आते हैं कि एरीज़ के लिए ये सेकंड एंगल पर है। तो सेकंड एंगल इज़ एंगल ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस, जॉब एंड मटेरियल अचीवमेंट्स। तो सेकंड एंगल पर 3 दिन भारी रहेंगे, 19, 20 और 21, यू हैव टू केयरफुल। लेकिन ये आपके फोर्थ एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो दैट मीन्स अगर 19, 20 और 21 तारीख को किसी तरह की कोई चीज़ बड़ी जिस पर ज़्यादा पैसे खर्च होते हों वो ना ख़रीदी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एंड दिस इज़ अ एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियन। टॉरस के ये पहले ही घर में होगा, उन्हें अपनी पर्सनालिटी का ध्यान करना होगा, उन्हें ऐसे झगड़ों से बचना होगा जिनसे उनके ऊपर तोहमत लग सके, कोई कानूनी केस बन सके, उनको अपनी नाराज़गियों से भी बचना होगा और मूड स्विंग से भी बचना होगा। ये उनके फर्स्ट एंगल पर होगा। तो सबसे ज़्यादा सिवियर इम्पैक्ट टॉरस मेल एंड फीमेल पर आएगा। वो जो मिथ्स हैं कि हामला ख़वातीन पर इसका असर होता है, डायरेक्टली इसका असर नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्योंकि ख़वातीन सेंसिटिव बिहेव में होती हैं तो उस सेंसिटिव बिहेव को मज़ीद सेंसिटिविटी ये ग्रहण देते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एंड अमूमी तौर पर उसका ध्यान अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखने से मुयस्सर आ जाता है। एंड अगर सफ़ेद या रेड कलर का सदका कर दिया जाए तो ये भी अच्छा है। जेमिनाइज़ के लिए ये 12th एंगल पर होगा, ये लीस्ट रिस्क पर हैं। वैसे ही कोई चीज़ अगर 12वें घर में हो तो वो नज़र नहीं आती, वो बिल्कुल पीछे होती है, बिहाइंड द स्क्रीन। तो ये कम से कम ही रहेगा। एंड फिर भी इसकी वजह से आपको साजिशी अनासर से बचने की कोशिश करनी चाहिए जो आपके लिए छुप कर प्रॉब्लम्स करते हैं, उनसे बचने की कोशिश मज़ीद करनी चाहिए, पहले भी करनी चाहिए, मज़ीद करनी चाहिए। या कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ जाएंगी जो आपकी दिल आज़ारी की वजह बन सकती हैं। कैंसेरियन के लिए ये 11th एंगल पर है। ये दूसरा प्लैनेट स्टार है जिसका अपना प्लैनेट ग्रहण में जाएगा
और ये एक बड़ा एंगल है, ये शर्फी एंगल कहलाता है, मतलब यहाँ पर चांद अच्छा था। अगर ये ग्रहण ना होता तो कैंसेरियन को इसके बड़े एडवांटेजेस थे, सडन गेन्स थे, किसी बड़ी कामयाबी की उम्मीद थी, किसी बड़े रिलेशंस की उम्मीद थी, किसी बड़ी खुशी की उम्मीद थी। अब ग्रहण की वजह से ये चीज़ें डंप हो जाएंगी। एंड क्योंकि ये आपके फर्स्ट हाउस का रिप्रेजेंटेटिव भी है, आपकी पर्सनालिटी का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसमें बुझा हुआपन रह सकता है, कुछ बुज़दिली भी गालिब आ सकती है, एंड कुछ अट्रैक्शन में भी कमी रह सकती है। ल्यूज़ के लिए ये 10th एंगल पर होगा। एंड एज यू नो, द 10th एंगल इज़ एंगल ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, एंड दैट इज़ 60% ऑफ योर लाइफ। वो बूम पकड़ना था, उस बूमी एंड ब्लास्टी वे में आपकी डील्स बननी थी, जॉब इंक्रीमेंट्स, प्रॉफिट रेशो इन्हांसमेंट, अपॉर्चुनिटी लेवल इंक्रीज़ करना था फुल मून की वजह से, एंड आपकी दिलचस्पी काम में बहुत इंक्रीज़ हो जानी थी। अब उसे ग्रहण हो जाएगा, ग्रहण हो जाएगा, सादा लफ्ज़ों में वो पर्दे में आ जाएगा, तो वो जो फ्यूल हमें 2-2.5 दिन मिलने थे वो अब रुके रहेंगे, और उसकी वजह से जो भी लॉस होगा या जो डील डिले होगी या जो डील फाइनल नहीं होगी वो बहरहाल हमारे लॉस है, लेकिन इसको कवर किया जा सकता है सदका देकर, अल्लाह को याद करके। और ये आपके लिए आपके 12वें घर का रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो 12वें घर के रिप्रेजेंटेटिव का ग्रहण की सूरत में जाना, आपको अपनी आदतों से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ऐसा खाना पीना, कुछ ऐसा साइन करना, किसी ऐसी मीटिंग में जाना जो आप करें तो अपनी मर्ज़ी से, लेकिन बाद में रिग्रेट्स लेकर वहाँ से निकले। तो थोड़ा सा मोहतात रहिए 19, 20 और 21 तारीख को। वर्गोज़ के लिए ये 9th एंगल पर है। दिस इज़ द एंगल ऑफ कनेक्शन विद सीनियर्स, विद फादर फिगर्स, एंड विद मतलब आबा अजदाद, उनके साथ कनेक्शन का है। तो थोड़ा वहाँ मोहब्बत का ही इजहार रखिए, फादर के साथ अपनी कनेक्शंस, बड़े भाई के साथ अपने कनेक्शंस, बॉसेस के साथ अपने कनेक्शन अच्छे रखिए। वर्गोज़ के लिए ये 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर वो ग्रहण में गया तो दोस्तियों में भी झोल आएगा। अगर वो ग्रहण में गया तो वो कामयाबियाँ जो बिल्कुल एज पर थी, 19 तारीख को मिलनी थी या 20 तारीख को मिलनी थी, वो थोड़ी डंप होंगी। माइंड में फॉगी सा माइंड रहेगा, डिसाइसिव नेचर नहीं होगी, दोहरी सोच सी भरी रहेगी। कभी दिल करेगा किसी काम को करने को, कभी दिल करेगा उसी काम को छोड़ने को। तो प्लेजर लेवल भी डाउन होगा, खुशी उतनी शिद्दत से नहीं आएगी जितनी शिद्दत से आप खुशी इंजॉय किया करते हैं। लिब्रा के लिए ये 8th एंगल पर है। तो लिब्राज आर मोर केयरफुल। ऐसे तमाम काम जिनमें लड़ाई झगड़े का अंदेशा हो, जिसमें बहस और तकरार का अंदेशा हो, जिसमें मटेरियल लॉस, मतलब किसी आदमी पर अंधाधुंध एतमाद करके आप उसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें, ये आपके लिए नुकसान की वजह बनेगा। ऐसी डील्स जो 19, 20 और 21 तारीख को साइन की जाएंगी, उसमें आपके यहाँ वो खैर और बरकत जो पूरे चांद से मिला करती है, जिससे आपको खुशियाँ मिलती हैं, जिससे आपका माइंड प्रेजेंट रहता है, वो नहीं होगी। अगर आप अपने काम में महारत रखते हैं और आप माइंड प्रेजेंस के बगैर भी काम कर जाते हैं तो ठीक है, फिर कर दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे वहाँ हर पॉइंट की खबर होनी चाहिए, अदरवाइज़ मुझे लॉस हो सकता है, तो फिर उन कामों से बचिए। कानूनी पेचीदगियों से बचिए, लड़ाई झगड़े से बचिए, गारंटी देने से या गारंटी लेने से बचिए, कर्ज़े के पेपर साइन करने के लिए, बैंकिंग सेक्टर में परफॉर्म करने के लिए बैंकर्स को बजाते खुद भी ध्यान रखना है, और जिन लोगों का बात बैंकर से पढ़ने वास्ता बैंकर से पढ़ने वाला है वो भी मोहतात रहिए। एंड इसी तरह के दीगर डॉक्यूमेंट्स जिनको साइन करना हो ज़रा एहतियात बरतिए, जिनकी हैसियत कानूनी हो। स्कॉर्पियोज़ के लिए ये 7th एंगल पर होगा। तो इनको मटीरियल लॉसेस तो नहीं होंगे, इन्हें उस तरह के लॉसेस नहीं होंगे जिस तरह के लॉसेस जिस्मानी सेहत को हुआ करते हैं, बट इनको इस तरह के लॉसेस होंगे। 7th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ लाइफ पार्टनरशिप, इज़ अ एंगल ऑफ फैमिली, इज़ अ एंगल ऑफ लव, एंड इट इज़ अ एंगल ऑफ शादी ब्याह एंड मंगनी। ग्रहण सीजन में तमाम ही एस्ट्रोलॉजर, चाहे वो इस बात से मुत्तफिक हों कि ना हों, लेकिन वो ग्रहण वाले सीज़न में शादी करने को मना करते हैं। तो जो लोग 19 नवंबर को, क्योंकि दिन भी जुम्मे का होगा, तो मोस्टली लोग यहाँ पर जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन इवेंट्स रखते ही हैं शादियों के। तो केयरफुल रहिए ज़रा। अगर रख चुके हैं, ज़ाहिरी बात है आपको ये इन्फॉर्मेशन अब 10-12 दिन ही पहले मिल रही है, तो सदका खैरात ज़रूर करिए। बट अगर रखना चाह रहे थे तो 22 तारीख के बाद रखिए, सूरज भी नई पोजीशन पर चला जाएगा, एंड देन उससे लाइफ पार्टनरशिप में कोई रिस्क जो एस्ट्रोलॉजिकल अमूमी तौर पर आया करते हैं वो भी नहीं आएगा।
एंड अगली खबर ये है कि जब भी ग्रहण हुआ करता है तो आपसी दिल में जो एक तमानियत थी, एक जो वेल्डिंग थी, वो थोड़ी कमज़ोर पड़ती है। तो उस वक़्त अगर आपको ऑलरेडी ये बात पता हो कि इन दिनों जो एस्ट्रोलॉजिकल फेवर्स हैं वो नहीं मिल रही, तो आप इससे ज़रा केयरफुल होकर ही चलेंगे, लिहाजा उससे रिश्ते बचाए जा सकते हैं। तो ये बात या ये वीडियो या ये नॉलेज आप तक पहुंचाने का मकसद भी ये था कि जो इवेंट डिस्टर्बिंग है उसको आप समझें एंड उसके मुताबिक परफॉर्म करें। जिस तरह जो हमारे सीनियर्स थे वो हमें बताया करते थे कि सर्दियां हमें क्या कर सकती हैं, बुखार हो सकता है, ठंड लग सकती है, तो इसके लिए आप क्या क्या करो, हमें वो बता दिया करते थे। हम उनकी इन्फॉर्मेशन पर चीज़ें काम कर लिया करते थे और सर्दी से बच जाया करते थे। या इसी तरह कोई बंदा किसी फील्ड का एक्सपर्ट हो और वो अपनी एक्सपर्टीज़ से बता दे कि भाई ये चीज़ मत करो, ये आसान हल है और ये अक्लमंदों के लिए, क्योंकि अक्लमंद दूसरे के तजर्बे से भी अपने लॉस बचा जाता है। बेवकूफ़ जब तक ठोकर खा ना ले तब तक वो अपने आप को लॉस से बचा नहीं पाता। लेकिन तरीके दोनों ही हैं तजर्बे के, या तो दूसरे के तजर्बों से फ़ायदा उठा ले या ख़ुद तजर्बा करके देख ले। ये सादा मिसाल है, अगर किसी का हाथ आग में जला हुआ हो तो उससे पूछ लें कि जब आपने हाथ आग में डाला था तो क्या हुआ था, एंड फिर उससे नसीहत पकड़ लें। ठीक है, ऐसा भी किया जा सकता है। या इसका एक दूसरा हल है कि आग जलाएं और ख़ुद उसमें हाथ दें, फिर भी आपको पता चल जाएगा कि आग क्या करती है। दोनों तरीक़ों में से जो इख्तियार करना है आप पे डिपेंड करता है। स्कॉर्पियो के लिए ये 7th एंगल पर था और 7th एंगल लाइफ पार्टनरशिप, फैमिली लाइफ के लिए था, एंड मैंने उसके बारे में राय दे दी। आपको थोड़ा एहतियात बरतनी चाहिए। सैजिटेरियस के लिए ये 6th एंगल पर होगा। 6th एंगल मीन्स एंगल ऑफ फिज़िकल हेल्थ, बट इसमें स्कॉर्पियोज को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसकी वजह सुनिए टेक्निकल, एंड देन फिर मैं 2-3 और स्टार्स रह गए उनके बारे में भी बयान करूँ। इस स्कॉर्पियो एंगल पर जब चांद ग्रहण होगा, इस स्कॉर्पियोज के लिए, सॉरी सैजिटेरियंस के लिए, बार बार स्कॉर्पियो कह रहा हूँ, सैजिटेरियंस के लिए जब चांद ग्रहण 6th एंगल पर होगा तो उनके अदरवाइज़ जो प्लैनेट्स हैं वो इतने ताकतवर हैं कि वो इस 6th एंगल की कमज़ोरी को बैलेंस कर देंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा सैजिटेरियस है जो ज़हनी या जिस्मानी कमज़ोरी में पहले से ही मुब्तला है, कमज़ोरी का मतलब बीमारी या किसी फेज़ ऑफ लाइफ से गुज़र रहे हैं जिसमें फ़िज़िकल स्टैमिना कमज़ोर पड़ रहा है, ज़ईफ़ हो रहा है, उसे प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें ये वाले 2-2.5 दिन मज़ीद गहरा असर करेंगे और प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। बट अगर सैजिटेरियंस अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं बाई अदर स्टार्स सपोर्ट, तो मुझे लगता है कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर वो अपनी सेहत की तरफ 19, 20 और 21 तारीख को खुसूसी तवज्जो देकर चलें, ऐसी चीज़ों से बचें जिनसे सेहत ख़राब हो सकती है, ऐसे ही फ़ैसलों से, ऐसी कारकर्दगी से बचें जिससे जिस्म में कोई नुकसान हो सकता है, तो ज़्यादा अच्छी बात है। और ये आपके लिए 8th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव भी था। अगर चांद कभी भी ख़राब हालत में हो तो नाराज़गियों का पहलू या तोहमत लगने का पहलू सैजिटेरियंस के लिए बढ़ जाया करता। तो ऐसे कामों में ज़रा कम हिस्सा लें जो पब्लिक एक्टिविटीज़ हों। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए ये 5th एंगल पर होगा। 5th एंगल इज़ एंगल ऑफ डील मेकिंग, ओबीडियंस, लव, तालीमी सरगर्मियाँ। लेकिन 5th एंगल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेजर प्रॉब्लम करे। अगर डील मेकिंग होना थी 2-3 दिन रुक जाएगी, अगर मोहब्बत का इजहार करना था तो 2-3 दिन आप खुद रुक जाइए, अगर कहीं अपनी फर्माबरदारी शो करनी है तो 1 आध दिन बाद शो कर दीजिएगा। बट अगर मजबूरी है कि 19 तारीख को ही आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई फर्माबरदारी दिखानी है, कोई डील मेकिंग करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, तो देन आपको अपने माइंड प्रेजेंस की ज़रूरत होगी। सो एक्स्ट्रा रिहर्सल करिए या फिर केयरफुल होकर डिसीजन लीजिए। आफ्टर दिस इंफॉर्मेशन अब लापरवाही इख्तियार मत करिए। एंड साथ में सफ़ेद या फिर रेड कलर की चीज़ें सदका करना आपको बेनिफिट भी देंगी। नमाज कसूफ पढ़ना या सूरह इखलास पढ़ना भी आपके लिए मददगार साबित होगा। एक्वेरियंस के लिए ये 4th एंगल पर है, द एंगल ऑफ लग्जरी। तो ऐसे लग्जूरियस डिसीजंस जो कि आपकी ख्वाहिश पर मबनी है, आप चाहते हैं, आपकी दिली ख्वाहिश है कि वो 19 तारीख को हो जाए, तो उन्हें ज़रा 1 आध दिन रोक लीजिए। तो यू आर ऑन लीस्ट रिस्क, सबसे थोड़ा रिस्क आपको है, एंड देन दोबारा अपने ट्रैक पर आ जाइए, कोई मुश्किल नहीं होगी।
एंड फिर है भी ये 2 सवा 2 दिन। लेकिन यहाँ एक बात जो मैं मिस कर गया, मुझे वो पहले ही बोल देनी चाहिए थी। जब भी चांद ग्रहण होता है उसके 20 दिन के अंदर अंदर सूरज ग्रहण भी होगा। तो चांद ग्रहण ही अपने असरात 1-1.5 हफ्ता चलाएगा, हम इसी से बाहर आएंगे तो सूरज ग्रहण भी हो जाएगा दिसंबर सीज़न में। मुझे उसकी अभी कैलकुलेशंस करनी है, वो भी वीडियो में अलग बना दूंगा। तो केयरफुल रहिए, ये ग्रहणों का सीज़न है। जब भी चांद ग्रहण होगा सूरज ग्रहण भी आएगा। तो इसके लिए आपको सुरख या सफ़ेद सदका बेहतर रहेगा। अल्लाह को याद भी करिए एंड बड़ी या महंगी चीज़ें ख़रीदने से 3 दिन गुरेज करिए। पाइसियन के लिए ये 3rd एंगल पर है और इसका उन्हें खुसूसी ध्यान रखना होगा। फैमिली लाइफ से रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज़ जो आपकी ज़ात से लिंक्ड हों, मतलब आपने कोई सेरेमनी अटेंड करनी है अपनी फैमिली गेट टुगेदर के लिए, या आपने अपने अजीज़ व अकारब के लिए कोई फ़ैसला लेना है, या अजीज़ व अकारब के साथ आपकी कोई बातचीत चल रही है उसमें, और वो किसी भी नौइयत की हो, चाहे वो रिश्तेदारी की नौइयत की हो, चाहे वो एक दूसरे के हेल्प की नौइयत की हो, किसी भी नौइयत की हो, उसमें आपका अंदाज़े गुफ्तगू बड़ा काउंट होगा। उस दिन 19 तारीख को, 20 और 21 तारीख को आप उस मीटिंग में बुझे से रहेंगे। तो इसके लिए आपको अपनी एक्स्ट्रा एनर्जीज़ यूज़ करनी होगी, एक्स्ट्रा स्टेमिना यूज़ करना होगा। जिस पैशन से आप उस मीटिंग को, उस एजेंडा को, उस फैमिली गेट टुगेदर को, उस फैमिली की एक दूसरे को सपोर्ट को, उस दिन डिसीजन या अरेंज मैरिजेस डिसीजन के लिए जितने आप पैशन 19 तारीख से पहले फील कर रहे थे, 19 तारीख वाले दिन एंड 19 बाई 21 और 20 और 21 तारीख को वो उतने पैशनेटिंग नहीं होंगे। तो आप उसे क्रिएट करिए, आर्टिफिशियली क्रिएट करिए, फोर्सफुली क्रिएट करिए, या फिर आप सूरह इखलास पढ़िए। ये आपके लिए बेनिफिट देगा। तो ये ओवरऑल सेक्टर था एस्ट्रोलॉजिकल जो मैंने बयान कर दिया। मजहबी नौइयत की जो चीज़ें थी मैंने शुरू में बयान कर दी। अगर ये सब चीज़ें आपको पसंद आई हों, इससे आपकी ज़िंदगी में कोई नॉलेज में इजाफ़ा हुआ हो, या आपको इससे ज़िंदगी में कोई इतना सा भी फ़ायदा हुआ हो, तो मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमेशा हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है, और इस सब्सक्रिप्शन से हम एक दूसरे से जुड़े भी रहते हैं। ये मोहब्बतें कायम रहती, हौसला अफजाई होती है। अदरवाइज़ सोशल मीडिया जो ग्रोथ है वो होती है, लेकिन ये जो हमारा आपस में जुड़ना है, असल मकसद ये है। तो सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई भी है और हमारी मोहब्बतों का फ्यूल भी है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने